नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम बड़ी बहस में चर्चा करने जा रहे हैं चिराग की उस राजनीति की, जिस राजनीति के सहारे वो बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी की चाहत एक बार फिर से उन्होंने व्यक्त कर दी। और सुबह सुबह जिस तरीके से खबरें चलनी शुरू हुई, दोपहर बाद विजय सिन्हा सवाल तेजस्वी को लेकर किया था मीडिया वाले ने, लेकिन जवाब सीधे सीधे तौर पे चिराग को देकर संकेत साफ कर दिया कि फिलहाल एक नीतीश को तो संभालने में बीजेपी का स्वर्णिम काल गुजर गया। मतलब भाई मोदी और शाह का तो स्वर्णिम काल है ना, उसमें नीतीश को संभालते संभालते बीत गया। अब कोई दूसरा नीतीश हमें नहीं लगता है कि बीजेपी स्वीकार करेगी। और यही वजह है कि चिराग का ये बयान आना कि मुझे मेरी माटी बुला रही है, हमें केंद्रीय मंत्रिमंडल रास नहीं आ रहा है, हम छोड़ देना चाहते हैं। और उसमें जिस तरीके से जवाब, कोई किसी ने उम्मीद नहीं की होगी कि इस तरीके के जवाब मिलेगा। तो जो जवाब मिला है वो भी सुनाएंगे, लेकिन पहले हम सीधे मयंक जी के पास चलेंगे और मयंक जी से समझना चाहेंगे चिराग के इस बयान का मतलब क्या है। मयंक जी नमस्कार, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। कैसे हैं? पहले विजय सिन्हा का बयान सुन लीजिएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सुन लीजिए। तो अब सीएम नहीं बनेगा, नेता सीएम बनेगा जो जनता के सेवक रहेगा और जो जमीन से उठ करके जनता के बीच अपना विश्वसनीयता बना के आया है, जो सोने के चम्मच लेकर बाप माई के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, ऐसे लोगों से जनता मुक्ति चाह रहा है। समझे? सुन लिए ना मैन जी? जी संतोष जी, ये जो पूरा जो घटनाक्रम चल रहा है, जो आज सुबह से शुरू हुई, नहीं, मैं हम दर्शकों को एक बात बता दें कि ये सवाल पूछा गया था कि भाई तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने को लेकर कांग्रेस में बड़ा जिद चल रहा है। सवाल तेजस्वी को लेकर किया गया, मतलब चिराग को लेकर कोई सवाल नहीं था, लेकिन अभिनेता कह के पूरी तौर पर टारगेट चिराग को ले लिया गया। तो ये जो आक्रामकता देखने को विजय सिन्हा का मिला है और चिराग का ओवरऑल जो बयान है, क्या मायने हैं उसके, और ये विजय सिन्हा का बयान का मतलब क्या है? देखिए, दो चीजें संतोष जी, आपने भी अपने इंट्रोडक्शन में जो कहा कि भाजपा अब किसी को ढोने के लिए तैयार नहीं है। नीतीश जी 2005 में फेस नहीं बने थे, वो 1998 में फेस बन गए थे। हाँ, वो 2000 में फेस बन गए थे। बिहार में एनडीए का जो फेस था नीतीश कुमार का, वो तो 2000 में बन गए थे। तो ये जो 25 साल का पीरियड भाजपा का गुजरा है, 25 साल जिस तरीके से भाजपा अपाहिज की तरह एक बड़ा वोट बैंक होने के बावजूद बिहार में अपने दम पे सत्ता में आ नहीं पाई, ज्यादा सीट होने के बावजूद भी नीतीश कुमार को ही इन्हें मुख्यमंत्री मानना पड़ा 2020 के बाद। भाजपा अब उसके लिए नहीं तैयार है, ये बड़ा स्पष्ट है। क्योंकि देखिए, ये जो पोजीशनिंग हो रही है ना, चिराग पासवान का बयान, विजय सिन्हा का बयान, ये बेसिकली पोजीशनिंग का खेल है। चिराग पासवान आज से नहीं संतोष जी, पिछले 1.5-2 साल से खुद की पोजीशनिंग कर रहे हैं बिहार की राजनीति में कि वो एक ध्रुव बन जाए। अगर आज हम कहें तो बिहार में पिछले 30 सालों से 2 ही ध्रुव है, या तो नीतीश जी या लालू जी। लालू जी तो 1990 में ध्रुव बन गए थे, नीतीश जी 1998 के बाद ध्रुव बने। तो बिहार में 2 ही ध्रुव है जिसके आसपास पूरी राजनीति होती और सिमटती है। अब मसला यह है कि नीतीश कुमार आज के डेट में 2025 चुनाव उनका आखिरी चुनाव है। वो उसके बाद कितना दिन मुख्यमंत्री रहेंगे, ये एक विषय किसी को नहीं पता है। 2025 के विधानसभा चुनाव के परिणाम तय करेंगे
कि नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, कितने दिनों के लिए बनेंगे, लेकिन ये तय है कि 25 का चुनाव ये नीतीश जी का आखिरी चुनाव है। तो जो दूसरी जो पीढ़ी आ रही है राजनीति में, जो नीतीश जी के बाद की पीढ़ी है, जिसने पिछले 20-25 सालों में राजनीति की है या सीखी है, उस पीढ़ी में अब नेता इमर्ज करना चाह रहे हैं कि हम एक ध्रुव बन जाएं। एक पोल तो अभी भी लालू परिवार है, जिसके विरोध में राजनीति होती है, एक बड़ा तबका उनके विरोध में एकजुट होता है चुनाव के वक्त, जिसके फेस नीतीश जी हो जाते हैं, साथ में बीजेपी जुड़ जाती है। लेकिन जो दूसरा ध्रुव है वो नीतीश जी के आखिरी चुनाव के बाद अब उसको एक चेहरे की जरूरत है। तो चिराग पासवान ने अपनी जो कहते हैं ना कि अपनी उन्होंने खुद को प्रोजेक्ट किया है कि वो फेस बनना चाहते हैं, वो फेस बनना चाहते हैं, ये उनका प्रोजेक्शन है। और ये प्रोजेक्शन वो पिछले 1-8 साल से कर रहे हैं कि बिहार, आपको याद होगा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जो पूरा जो नैरेटिव गढ़ा गया 2020 के चुनाव में, वो क्या था, वो चिराग की पोजीशनिंग थी। उन्होंने खुद को टेस्ट किया 140 विधानसभा सीटों पे लड़के कि उनकी क्षमता कितनी है। उनके पीछे कोई हो सकता है कि किसी ने उनको गाइड किया हो या चीजें हुई हो, लेकिन उनकी पोजीशनिंग थी। आज उन्होंने खुद की जो अपनी पोजीशनिंग थी कि वो एक पोस्ट नीतीश जो राजनीति बिहार में हो, उसके वो ध्रुव बन जाए, उसका उन्होंने आज खुला ऐलान कर दिया। मैं इसको इस रूप में देखता हूं। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि किसी भी रूप में चिराग पासवान को न बीजेपी स्वीकार करने को तैयार हो है और न एनडीए का, नीतीश कुमार का जो समता पार्टी जदयू का जो खेमा है, जो अभी भी चिराग से कई गुना ज्यादा मजबूत है, वोट के मामले में भी, संसाधनों के मामले में भी, ठीक है, और कहीं ना कहीं नेताओं के मामले में भी, जो छत्रप हैं पार्टी के, तो वो कहीं ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मेरा ये भी मानना है कि चिराग पासवान ने ये जो पोजीशनिंग की है अपनी, इससे कहीं ना कहीं चिराग पासवान विधानसभा में ज्यादा सीट चाह रहे हैं। क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर लोकसभा में, देखिए लोकसभा में क्या था कि वो मोदी जी का चुनाव था, बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व का चुनाव था, तो केंद्रीय नेतृत्व ने चिराग को 5 लोकसभा सीट लड़ने को दे दी, क्योंकि उस वक्त एक प्रेशर बन रहा था। उस वक्त बहुत अहम चुनाव था, प्रेशर बन रहा था। अब क्या है, बीजेपी और नीतीश जी के साथ होने पर कोई बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है बिहार में, चुनाव आसान दिख रहा है। तो चिराग भी ये समझ रहे हैं कि 5 गुना 6 यानी कि 30 विधानसभा सीटें मिलनी बड़ी मुश्किल है। जो अभी क्या है संतोष जी की निगोशिएशन स्टार्ट हो रहे हैं सीटों को लेके एनडीए में, तो उस हिसाब से 30 विधानसभा सीटें मिलनी चिराग पासवान को बहुत मुश्किल है। सही बात है। उनको जो हम लोगों की सूचना है 17-18 सीट से 21-22 सीट तक देने की बात उनको है। इसी बीच में कहीं आंकड़ा जाके उनका फंसेगा, क्योंकि बीजेपी ने सीधा ये बोला है कि भाई आप उम्मीदवार बताइए कि आपके उम्मीदवार हैं कहाँ। देखिए लोकसभा में क्या था कि लोकसभा में हवा का चुनाव था, एक माहौल का चुनाव था, तो इनके पास दिखाने के लिए उम्मीदवार थे, क्योंकि 3 तो परिवार की ही सीटें रहती थी। उस तीनों में तो रिजर्व सीटें हैं, तो चीजें हो जाती थी, ठीक है, इनको दे दिया जाता था। अब जब विधानसभा में उतरेंगे तो इनको कहा जाएगा कि भाई आप अपना पहलवान दिखाइए कि कौन लड़ने लायक है। अब संतोष जी, आप भी और हम भी जान रहे हैं कि चिराग पासवान के पास सही मायने में 10 से 12 उम्मीदवार हैं जो विधानसभा में लड़ सकते हैं। बाकी जो लोग हैं वो एनडीए के बदौलत ही जाएंगे चुनाव में। सही बात। कोई ऐसे लोग नहीं है जो अपने दम पे 50,000 वोट लाने वाले हों। लेकिन मैं बात कर रहे हैं थोड़ा उनका डिटेल्स, परफॉर्मेंस क्या रहा है, वो भी आप दर्शकों का, आपके पास सारा डाटा है, आप देखिए ना, वो भी दर्शकों को बताए हैं, तब उनको आंख लगेगा कि किस तरीके से बिहार फर्स्ट और बिहारी
फर्स्ट के सहारे वो चुनाव लड़े, तो उनकी क्या दुर्गति हुई है, या फिर रामविलास पासवान के दौर से लेके अब तक उनका इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस क्या रहा है, जरा ये भी दर्शकों को जानना जरूरी है। हाँ, जी संतोष जी, आप देखिए ना, जिस तरीके से 2005 वो स्वर्णिम चुनाव था, आप तो कवर कर रहे होंगे उस वक्त हाँ में, कि 29 विधानसभा सीटें जीत गए थे रामविलास जी। लेकिन जो लोग जीते थे उस चुनाव में, वो कौन लोग थे? नरेंद्र सिंह वगैरह जमुई के इलाके में जीत के आए थे। हाँ हाँ, उसके ताला बाद चाबी लेके भाग रहे थे। हाँ, आखिरी में वो लोग अलग हो गए, नीतीश जी के साथ चले गए, जो राष्ट्रपति शासन लगा। और एक बहुत बड़े मुद्दे पे रामविलास पासवान चुनाव लड़ रहे थे कि हम मुस्लिम सीएम बनाएंगे। आप याद करिए, वो जो दलित मुस्लिम की जो राजनीति थी कि दलित मुस्लिम का मिलाकर के 32% वोट है, हम उसकी राजनीति कर रहे हैं। तो मुस्लिम सीएम के मुद्दे पे उन्होंने राजनीति की, चुनाव लड़ा। तो वो उनका स्वर्णिम काल था। उसके बाद क्या हुआ, 2010 में 75 सीट में 3 सीटें जीते थे रामविलास जी, 2 या 3 सीटें उनको मिली थी। एक उसमें जाकिर अनवर थे, अररिया वाले। और 2015 में जब वो एनडीए के साथ लड़े, कहा गया नरेंद्र मोदी की हवा है, और सामने लालू और नीतीश थे, तो 42 सीट में 2 विधानसभा की सीटें जीतने को मिली। उसमें 2015 गोविंदगंज की सीट थी। गोविंदगंज में राजू तिवारी का एक अपना जनाधार रहा है, उनके भाई भी वहां विधायक रहे हैं। राजन तिवारी इंडिपेंडेंट 2000 में जीत गए थे। तो ऐसा नहीं था कि कोई उसमें लोक जनशक्ति पार्टी के या वोट या लीडरशिप की जीत थी। तो 42 में 2 सीटें जीतना, जब आप एनडीए अलायंस में लड़ रहे हैं बीजेपी के साथ, तो ये अपने आप में दिखाता है कि पार्टी का जो वजूद है वो कितना सिकुड़ा हुआ है। और 2020 में आप देखिए तो 140 के करीब सीट लड़के उनको 1 सीट मिली, मटिहानी, जहां से राजकुमार सिंह जीते। और आपके तो अगल बगल का इलाका है, आपको पता है कि कामदेव सिंह का एक अपना बेगूसराय वगैरह के इलाके में एक जमाने में झांक रही है, मटिहानी वगैरह के इलाके में उनके बेटे हैं राजकुमार। तो ये जो राजनीति है ना, कि भाई हमको इतनी सीटें चाहिए, अगर आप और हम ये बात समझ रहे हैं, तो भाजपा भी बहुत अच्छे से समझ रही है कि हम अपने वजह से किसी दूसरे को क्यों जमीन दें। सही बात है। तो ये जो राजनीति है ना, देखिए विधानसभा में कभी भी रामविलास पासवान या चिराग पासवान फैक्टर नहीं रहे हैं बहुत बड़ा। वो किसी को हराने में अपना रोल निभा सकते हैं, लेकिन कोई उनके पास मास बेस नहीं है। नहीं, जब रामविलास पासवान ही 2005 का जो पहला चुनाव था उसमें भले जो दिखा दिए रंग, उसके बाद तो कभी विधानसभा चुनाव में तो वो आप मुश्किल चुनाव जीतते रहे गठबंधन में। 2015 में तो पूरा हनुमान का पूरा परिवार था एक साथ, खाता खनना मुश्किल हो गया था। आप संतोष जी, आपका तो समस्तीपुर का इलाका रहा है, रामविलास पासवान का इलाका रहा है, दूसरा वगैरह से वो जीतते रहे लोकसभा का चुनाव। आपको भी पता है कि उनके खुद के दोनों भाई 2010 का विधानसभा चुनाव हार गए थे, उसी तरीके से 2015 में भी यही सज्जन थे पशुपति पारस जो विधानसभा का चुनाव हार गए थे। बुरी तरह से रामविलास जी के साथ थे, एनडीए की लहर थी, अपनी विधानसभा की सीट इनकी थी। तो देखिए कभी जमीन नहीं रही है इस तरीके की विधानसभा में। रामविलास पासवान का एक कहीं पासवानों में उनका एक वोट रहा है, और क्योंकि जो उस स्तर का कोई दूसरा दलित नेता बिहार में नहीं रहा जगजीवन राम के बाद। जगजीवन राम के बाद रामविलास पासवान ही रहे जो जिन्होंने जमीन की राजनीति की। तो दलितों का एक कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उनको एक समर्थन मिलता रहा, और उसके दम पे उन्होंने रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी की राजनीति की। कभी मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिक्स है बिहार की, वो स्वीकार कर लेगी चिराग पासवान को, मुझे नहीं ये इसकी उम्मीद है। नीतीश कुमार परिस्थितियों की वजह से स्वीकार है, परिस्थितियां ऐसी रही हैं समता पार्टी की। और क्योंकि देखिए जिस जाति वर्ग से बिलोंग करते हैं नीतीश कुमार, उसका 2% जो वोट है ना,
वही उनकी ताकत है कि वो किसी पे डोमिनेट नहीं हो सकते हैं। उनकी हालत यादवों या सवर्णों जैसी नहीं है कि बाकी समाज को उनसे खतरा लगे। तो वो, लेकिन पासवान जी के साथ ये बात था कि उनके साथ कोई जुड़ नहीं पाया। उनके साथ जो लोग जुड़े भी वो व्यक्तिगत लोग जुड़े, और वो एकाध कॉन्स्टिट्यूएंसी के नेता थे। वो कभी कोई मास लीडर इनके साथ नहीं जुड़ा। आपराधिक छवि के लोग जुड़े, जिनका पूरा आपराधिक इतिहास रहा। मतलब मैन जी, तो ये आप मानते हैं कि जो रामविलास पासवान की एक छवि रही, बिहार में रामविलास पासवान, लालू यादव और नीतीश कुमार 3 बड़े चेहरे रहे हैं राष्ट्रीय फलक पर बिहार की राजनीति में, मतलब बाद के मंडल एरा की बात हम बात कर रहे हैं। उसके बावजूद भी रामविलास पासवान इन दोनों नेता से हमेशा कमजोर रहे। और ये भी एक सत्य है कि वो अपना इंडिपेंडेंट राजनीति बिहार में कभी नहीं कर सके। जब वो कोशिश किए तो कभी लालू उनको हरा दिया, कभी नीतीश उनको हरा दिया। ये भी देखिए, जब कभी रामविलास पासवान अपनी राजनीति करने की कोशिश की, हमें याद है हाजीपुर से वो भाग कर रोसड़ा गए थे। हाजीपुर छोड़ना उनका स्वाभाविक छोड़ना नहीं था। उनको डर था कि कहीं यादव लोग जो है लालू यादव से कुछ मतभेद शुरू हुआ तो वो छोड़कर रोसड़ा आ गए थे हमारे कंस्टिट्यूंसी में। और उसमें उस दौर की जो बातचीत थी यही कि वहां रोसड़ा कंस्टिट्यूंसी में यादव का वोट था नहीं, राजपूतों का वोट था, और वो बीपी सिंह के साथ थे। हमें याद है, जो बच्चे थे उस समय में, बीपी सिंह आए थे। एक माहे सिंघिया राजपूत की सबसे बड़ी बस्ती है, मतलब उसके आसपास लगभग 1 लाख राजपूत का वोट है। और बीपी सिंह भाषण में बहुत सारी चीजें कहें, लेकिन एक बात वो चलते चलते कह दिए कि इस दौर में, संकट के दौर में, छोटे भाई की तरह यही खड़ा रहा है रामविलास, और हम ये इस जगह पर क्यों आए हैं ये कहने की जरूरत नहीं है। हमारे इस पगड़ी का, इस टोपी पहनते थे बीपी सिंह एगो दूसरे तरीके का, हम इस टोपी के लाज के लिए हम आपके पास आए हैं। और समझ जाइए कि वहां कामेश्वर चौपाल जो राम जन्मभूमि का शिलान्यास रखे थे, बेचारे मर भी गए, रामविलास पासवान के खिलाफ चुनाव वो लड़ रहे थे। पता नहीं देश के कौन कौन सा महारथी वहां नहीं पहुंचा प्रचार में। पैसा का गंगा बहा दिया संघ, बीजेपी, आरएसएस भी, और जमानत जब्त हो गई। हमें वो याद है कि रामविलास पासवान इंडिपेंडेंट राजनीति करने की स्थिति में जब कभी भी उन्होंने कोशिश की है ना, तो जो बड़ी आबादी वाली जात है, चाहे वो लालू यादव उनको बैकफुट पर ला देते थे, या फिर बाद के दिनों में नीतीश कुमार जो चाबी लेकर भागने की जो बात उन्होंने की, उसके बाद वो टारगेट पर हुए तो 2009 में चुनाव खुद हारे। नहीं, उनका रामविलास पासवान को उन्होंने जमींदोज कर दिया पूरी राजनीति को। संतोष जी, अगर दौर में दलित को महादलित उन्होंने बनाया, पासवान को बाहर कर दिया, पूरी राजनीति बदल दी। हाँ, आप एक चीज देखिए ना कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद भी जब रामविलास जी को राज्यसभा जाना था, तो ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है चिराग पासवान का कि एक तरीके से उनको नीतीश जी के सामने जाके गिड़गिड़ाना पड़ा। हाँ, कि आप मान जाएंगे, क्योंकि भूपेंद्र यादव ने रामविलास पासवान को ये मैसेज दिया था कि नीतीश जी के मन में, मतलब कि उनका इच्छा नहीं है आपको भेजने की। 2020 की घटना है, 19 के लोकसभा चुनाव के बाद की। तो मसला ये है कि देखिए, रामविलास पासवान जो कहा जाता है ना, मौसम वैज्ञानिक थे। उनको पता था मौसम किधर घूम रहा है, और वोट वो पुल इन कर लेते थे। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो वोट को पुल इन कर लेते थे। एक माहौल का वोट मिल जाता था, जिससे वो उनकी कुछ सीटें आ जाती थी, और जिससे उनकी दिल्ली की राजनीति चलती रहती थी। भाई सीधी सी बात है ना, 2004 में उनको 4 लोकसभा सीट मिली। लेकिन फैक्ट ये है संतोष जी कि 2004 में भी आपने उसको कवर बहुत अच्छे से किया होगा, उस पूरे इलाके को। बिहार झारखंड के इलाके में जो एक माहौल बना यूपीए का, कांग्रेस के फेवर में और लालू यादव के साथ एक जो माहौल बना, और जिसमें बिहार में, अगर मुझे अगर याद सही है तो
40 में 29 सीटें जीत गया था इंडिया, मतलब यूपीए की अलायंस। और बिहार एक बहुत बड़ा फैक्टर बना था कि केंद्र में यूपीए की सरकार बन गई थी। तो उस हालत में भी 28-29 सीटों में भी रामविलास जी को 8 लोकसभा सीट लड़ने को मिली थी, वो सिर्फ 4 जीत पाए थे। उनका स्ट्राइक रेट 50% था। क्योंकि देखिए वो उस तरीके की राजनीति नहीं रही। रामविलास जी सरवाइव करते रहे राजनीति में, लेकिन कभी वो लालू या नीतीश के बरक्स नहीं खड़ा हो पाए। बिहार की राजनीति में वो कभी, या केंद्र की राजनीति में भी, केंद्र में वो 6 बार मंत्री बन गए, 6 प्रधानमंत्रियों के साथ उन्होंने काम किया, लेकिन कभी वो नीतीश या लालू के बरक्स जो राजनीति है उसमें वो टिक नहीं पाए। तो और इसकी कसक चिराग को भी है। अगर आप चिराग के स्टेटमेंट्स को आप देखें पिछले कुछ सालों में, जब से उनमें मैच्योरिटी आई और जब से उन्होंने राजनीति की है इंडिपेंडेंटली 2019-18 के बाद, तो ये टीस उनके अंदर बहुत ज्यादा है कि मेरे पिताजी को वो स्थान नहीं मिल पाया जो नीतीश या लालू को मिला, जबकि वो दोनों से सीनियर थे। रामविलास पासवान 1969 में विधायक बन गए थे, मतलब कि वो मुलायम सिंह यादव और शरद पवार के जो रिजीम में जो राजनीति जो लोग उठे 90 के दशक में, उसमें वो विधायक बन चुके थे 69 में, मतलब कि वो प्री जेपी आंदोलन के नेता थे। तो लेकिन उनको वो स्थान नहीं मिल पाया, और इसकी टीस चिराग पासवान को है। वो बोलते रहे उस चीज के बारे में, और इसलिए 20 के चुनाव में उन्होंने कोशिश की कि एक इंडिपेंडेंट उनका 10-12% का वोट बन जाए, जिससे वो एक तीसरा ध्रुव बिहार की राजनीति में बन पाए, जैसे 2005 के फरवरी में रामविलास पासवान एक हद तक बन गए थे। लेकिन फिर वो कुछ ही महीने का खेल था। जो चाबी लेके दिल्ली चले गए थे, उसी में जो उनकी राजनीति गिरी, तो वो गिरते रह गए। तो चिराग को वो टीस है, और कहीं ना कहीं वो अब बीजेपी से बार्गेनिंग करने के लिए कि राज्य में मैं आ जाऊं, डिप्टी सीएम अगर मैं बन जाता हूं 18-20 विधायक लेकर के, तो पोस्ट जो नीतीश वैक्यूम होगा लीडरशिप का बिहार में, उसमें मैं एक बड़ा चेहरे के तौर पे इमर्ज करूंगा। यही उनकी चाहत। लेकिन आज बीजेपी तो हवा निकाल दी। बीजेपी स्वीकार नहीं करेगी ना। बीजेपी ने संतोष जी पिछले कुछ सालों में जो इन्वेस्टमेंट किया है लोगों पर, आप देखिए ना, सम्राट चौधरी बीजेपी का इन्वेस्टमेंट है ना भाई। उस आदमी को उन्होंने विधान परिषद में 2022 में विपक्ष का नेता बनाया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, ठीक है, डिप्टी सीएम बनाया, उसको एज वो कुशवाहा फेस इमर्ज करा रहे हैं तेजस्वी यादव के बरक्स, लवकुश की राजनीति के नए नेता के तौर पे। हरियाणा के तो मुख्यमंत्री ने कह दिया कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं। तो बीजेपी का इन्वेस्टमेंट है सम्राट चौधरी। बीजेपी कैसे अपने इन्वेस्टमेंट को मतलब कि खत्म करेगी, और बीजेपी क्यों स्वीकार करेगी किसी दूसरे को नेता? नीतीश कुमार को एक बार स्वीकार करने का मतलब है कि वाजपेयी जी ने एक बार स्वीकार किया तो भाई 25 साल से आप खींच रहे हैं ना। एक पूरा दौर बीत गया नीतीश कुमार के साथ, तो वो दिक्कत है। तो बीजेपी वो स्वीकारता के लिए बिल्कुल नहीं तैयार है। वो उनके लिए चिराग पासवान का वही अहमियत होगी एक वक्त, कुछ दिनों में, जो अहमियत शायद आपके आंध्र प्रदेश में किसी या जैसे अजीत पवार की है, उससे ज्यादा उनकी अहमियत बीजेपी के स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं होगी। कि आप रहिए, आपके 12-15 विधायक जीत के आ जाएं, ठीक है, आप रहिए और आपको हम एक सम्मानजनक पद देंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उनकी कोई अहमियत नहीं रहेगी बीजेपी, क्योंकि बीजेपी क्यों चाहेगी कि नीतीश के बाद कोई दूसरा इमर्ज कर जाए। सही बात। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मयंक जी। बात मतलब बीजेपी इस बात को स्वीकार नहीं करेगी, ये अब दूसरा नीतीश उन्हें नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ दिल्ली से मयंक थे। पॉलिटिकल एनालिसिस किस तरीके के करते हैं आपने भी देखा। हर पॉलिटिकल गतिविधियों पर इनकी खास पकड़ है, और
चिराग की राजनीति को लेकर इन्होंने एक बड़ी बात कह दी कि जब रामविलास पासवान बिहार में इंडिपेंडेंट राजनीति नहीं कर पाए, मतलब कभी वो अकेले राजनीति करने की स्थिति में नहीं रहे, तो फिर चिराग की क्या हैसियत है। और विजय सिन्हा ने जो कहा और जिस अंदाज में कहा, सच कहिए तो चिराग की तो हवा उसने निकाल दी है। भले वो 20, 22, 25 सीट मांग रहे हो, विजय सिन्हा ने तुम्हें 0 पर लटका कर खड़ा कर दिया है। यही सियासत है, और यही सियासत की समझदारी जिस पॉलिटिशियन को हो गया वो आगे बढ़ता है, और नहीं तो फिर जैसे चिराग 2020 में औंधे में गिरे थे, आने वाले समय में फिर चिराग उसी तरीके से औंधे में गिरे हुए नजर आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। चलिए, इस बड़ी बहस को यही खत्म करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।